हम मिस्टर नहीं कुछ बोलेंगे, बैठ जा। ये फैन बंद कर। दिक्कत है? अरे इसके बिना भी आ जाते हैं क्या? जो पहन के क्लास लोग चलाते हैं, क्लास की कोई गरिमा होती है या नहीं? बिना हाफे में आ जाता। एक यूनिफॉर्म मेंटेन होनी चाहिए क्लास सिस्टम में। आ रहे हो डिजिटल क्लास में, जा रहे हो मैदान में फुटबॉल खेलने, जो भी अवेलेबल यूनिफॉर्म है उसमें कम से कम एक डिसेंट होनी चाहिए। क्लास में आते हैं, जैसे तुम मुझे से आओगे वैसे हम ही आने लगेंगे। इधर से ये रहेगा, इधर से ये रहेगा, इधर से पसीना रहेगा, इधर से दाग लगा रहेगा, कैसा फीलिंग आएगा तुमको? हर चीज काउंट होता है। आप कुछ सीखने आ रहे हैं, अभी कॉलेज का पहला दौर है, 6 दौर गुजरना होगा, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, तरह तरह की बातें आपके पास आएगी, है कि नहीं? कुछ अच्छे, कुछ तकलीफ देने वाले, कोई आपको हर्ट करने वाले। हमारा आपका कोई परिचय नहीं है, तो मेरा उद्देश्य कभी भी आपको हर्ट करना नहीं होगा। मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, आप पढ़ने आते हैं। चूँकि हम अपने वातावरण को हम फ्रेंडली रखते हैं, इसलिए हर वक्त एक ही बात बोलते हैं, माई एटीट्यूड इज वेरी फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। हम आपसे रिलैक्सेशन में इसलिए बात करते हैं ताकि आप कोई भी विषय को पूछ सकें, चाहे जो है कह सकते जो कंटेक्स्ट चल रहा उसके संदर्भ में, या आउट ऑफ वे जाकर भी पूछ सकते हैं। हमें समझ में आएगा तो उस पर हम जवाब देंगे, या कहेंगे ठीक है इस विषय पर बाद में बात करेंगे। आप किसी भी कंटेंट में बात कर सकते हैं जो हमारे क्लासेस सिस्टम है। अतः अपीयरेंस, इंट्रांस, बैठने की गेस्चर पोस्चर, प्रश्न करने के तौर तरीके, रिप्लाई करने के तौर तरीके, क्लास सिस्टम में सब देखे जाते हैं, ऑनलाइन में नहीं देखे जाते। ऑनलाइन में आप हाफे पैंट पहन के पहने बैठे रहो ना, कौन बोलता है, कौन देखता है? लेकिन जब कहीं आ रहे हो जहाँ 5, 7, 10 लोग होंगे, आप ही का बैच का हो, आप ही का क्लासमेट्स हो, तो एक नॉर्मल डिसेंट जो है, साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं गंदा है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट का एक अलग वो होता है, यूनिफॉर्म होता है, समान रूप से तो मेंटेन करो, अच्छा लगेगा, अपने आप में फिटनेस आएगा। तुम पहनोगे, तुम शोभामान होगे, हम नहीं। और आदमी को शोभित होना चाहिए। शोभित समझती है? पढ़ाने से पहले तो फालतू के लंबा चौड़ी बात बोल देते हैं, सबका मूड ही कहता है कहाँ फंस गए। मिस्टर चश्मा, तारीख कितना है? 30 है। महीना कौन सा है? महीना नवंबर। गुड। साल? साल 2023। हाँ हाँ ठीक है। 30। कुछ गर्म लग रहा है ना, हल्का हल्का। पंखा चालू करने से आवाज आ जाएगी रे। सर को बोलो ना कि हल्का सा ये थोड़ा सा वो कर ले, पंखा से फिर घड़घड़ाहट की आवाज आ जाएगी। कर दे, सर को बोल देना कर देंगे। हल्का थोड़ा सा वो कर देंगे सर, थोड़ा सा फिर बंद कर देंगे थोड़ा देर में। वो आका के पंखा से जो है ये आ जाएंगे। इन लोग के मैट जो है मैंने कुछ दिन में अवेलेबल होगा, कल नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल होगा। अच्छा सर। रिलैक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर काम कर रहे थे, है ना? मेजर्स ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। ये है आपका बोर्ड सज गया। अच्छा, आपने पिछला वीडियो देखा? नहीं सर, अभी 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 सर कल बात किए सर से। अच्छा, सर तो सर बताए इस दिन को आना होगा, नहीं पता था। तो वही आज बात किए, सर बोले कि फोन से बात कर लेना, बता देंगे तुमको। आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम हुआ? कॉपी किताब खोले थे घर पे? हाँ हाँ, अच्छा, ये सहेली है ना, इससे मांग के नोट तो कर सकती थी। कॉपी पर तो एक भी कलम नहीं चली होगी, एक लाइन भी। आपका क्या हाल चाल है? बैठ जाओ। क्या कही? बैठे के बोलो ना, बैठ के। ईमानदारी से बोलो, करने की रचा था? करने की इच्छा थी कि खाली देखने की इच्छा थी? अभी निकाल कॉपी बना। अभी मैं हूं ना, मैं सम देता हूं ना। क्यों नहीं बनाई? बैठ के बोल ना लड़की। हाँ, तो मतलब कैसे काम चला जाए? मैंने तो कैसे हम इसको पढ़ाएं? मैंने हम अपना सिलेबस कल कंप्लीट कर दें, यानी कि केवल हम अपना आगे बढ़ते जाते हैं। वीडियो तो हो रहा है, अपना वीडियो देखते रहिए, क्या मालूम क्या सीख गए। अरे क्लास में साथ साथ चलिए, ऐप और वीडियोज को छोड़िए तो सीखिएगा। जब 2 घंटे का क्लास है तो 2 घंटे में क्या कीजिएगा? 2 घंटा में 2 मैथ बना कर जाइए, 2 मैथ बना कर लाइए तो सीखिएगा। आपने क्यों नहीं बनाया? बैठ के बोलिए। सवाल दिखाओ, कहाँ बनाए हो? बैठ के बात करो। हाँ, कहाँ बनाए हो? कॉपी दिखाओ। कलम चलनी चाहिए, रॉन्ग और राइट। कलम चलनी चाहिए, रॉन्ग और राइट। आपका आ गया? कितना आंसर आया? अच्छा, कौन सा मेथड से बनाई थी? तीनों से बन गया, सेम रिजल्ट आ गया। कैलकुलेटर लाई हैं? आप लोग बनाइए, आपके साथ कुछ कैलकुलेटर पर काम करते हैं, फिर उन लोग के साथ कहीं और कर लेंगे। सवाल बोलिए तो आज का क्या सवाल था? यानी फाइंड AM फ्रॉम द फाइंड AM सीधे लिख दें, फ्रॉम द लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो लड़के, सवाल क्या था? कहाँ कागज कहाँ है जहाँ बनाए हो? चुप रहो। हाँ, क्यों? एक चीज हमेशा याद रखो, देखिए तुम लोग के भले के लिए, मेरा कुछ नहीं है, कि ये मान के चल के तुम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आप सभी ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, जो सीखो यहीं पर तैयार करके जाओ। वो जो चीज़ें हैं वो स्टोरेज है, समय देख लेगा, तो सीख के जाओगे, है ना। अदरवाइज वहाँ पर करोगे, सोचोगे आज नहीं करते हैं, आज डाटा का कुछ काम है, करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो जो है 1 GB ख़त्म हो जाएगा, आज का हम नहीं देख पाएंगे अदर चीज़, इसलिए थोड़ा सा देख कर बंद कर दोगे, सिस्टमाइज नहीं होगे। 1 GB लग जाता होगा ये वो वीडियोज देखने में, है ना। तो जब 1 GB लग जाता है तो क्या होता है,
आपको फिर दिन भर की बाकी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, मन महसूस के रह जाता है। हम आप सभी जो है आजकल डाटा जीबी हैं, है ना। कुछ ना कुछ डाटा हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगते रहता है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा दिन के ख़त्म हो जाएगा 12 बजे 1 बजे तक ही, तो बाकी फुल टाइम जो है आप एकदम मायूस होकर रह जाते हैं, है ना। कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नेट से नहीं करते। और जब हम लोग 2 घंटा बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते हुए चलें। क्लास में ही जो दिक्कत है पूछ लो। बस समझ में आ रहे हैं ना। हम कहते हैं कि खासकर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कहता कि आपको कोई भी जो है मैंने एक वर्कआउट घर पे नहीं करना, जो कुछ करना है हमारे साथ क्लासरूम में कर लो, ठीक है, तो बेहतर होगा। सीखोगे तुम अपने लिए भाई। फाइंड एम, बोलो तो श्रेया, एक्स का वैल्यू था क्या? 20। कौन सा सवाल है? ये वाला सवाल था। तो एक्स नहीं होगा वहां। यहाँ क्या लिखे थे ऊपर? तो मार्क्स 0 to 10 कहाँ तक गया था? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50, 50 to 60 और 60 to 70, यही था। और इसके बीच बगल में फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा था, तो हम उसी टर्म्स को लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और नंबर क्या है? 5, 7, 12, 20, 15, 10, 9, है ना। ये है, इससे हमको एम निकालना है। 4 मेथड बताए थे। तो एक मेथड है आपका मीन निकालने का। आ जाइए, बड़ा तेज है भाई। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इस मेथड पे बनाना है। अब बता, अगर नहीं बनता तो बतलाते, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। बन जाएगा, बना के लाएंगे। तुम बनाए हो? दिखाओ। आता है बनाने? कैसे बनाओगे इस फॉर्मूला पे? तुम बोलो क्या नाम है? रुपेश। हाँ बोलो रुपेश, कैसे बनाओगे इस सवाल को? बैठ के बोलो। एक क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जब सॉल्व करने जाओगे तो इसको एफ मान लोगे। अब फिर एक टेबल तैयार करोगे एक्स के लिए, इसको मिड वैल्यू कहते हैं। एक्स मिड वैल्यू, एक्स को क्या बोलते हैं? हाँ, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमेशा क्या होगा? मिड वैल्यू करते हैं। तो ये होता है, इसको देख, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना, ये अपर लिमिट है। तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45,
55 और 65। तो इसको और कम करने के लिए जो है हम टेबल की संख्या बढ़ाते जाते हैं, और नहीं तो अगर हमको इसी पर बनाना हो तो अगर हमें ये फार्मूला लगाना है, पहला फार्मूला ये है ना, ये फार्मूला लगाना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या कहता है f इंटू एक्स, है ना। तो अब क्या करेंगे कि हमें f इंटू एक्स निकालना होगा। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, एफ एक्स है, और सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा हो जाएगा। अब देखो आप लोग बनाए होंगे तो सीधे सीधे कैलकुलेटर से करते आए होंगे। हम आपको एक चीज़ सिखा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेटर सब निकालिए। आप लोग बना लीजिएगा, हम केवल वर्कआउट करा दे। कैलकुलेटर निकालिए। कहाँ है कैलकुलेटर? हाँ क्यों? पैसा दें? नहीं सर। तो नहीं सर। आपका कैलकुलेटर क्या सिखाएं आप सबको? आधे अधूरे अस्त्र से सिखाया क्या जा सकता है? बोलो। अब जब तक उंगली फिंगर नहीं चलेगा, जब तक उसको ऑपरेटिंग कैसे करोगे? तो ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आना। हम कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, किसी को आगे ले जाएं। कुछ करके तो लाया नहीं तो हम क्या करें? ठीक है, पजल्ट हो जाता है दिमाग। हमारा काम है, हम आगे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको तो पूरी सिलेबस ही आती है। आप तक बात पहुंचनी चाहिए। हजारों चीज़ें इस तरह के जो है आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बाज़ार चीज़ों में मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा कि आपको कोई जवाब नहीं देगा। आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कोई आपको मतलब रिप्लाई नहीं देगा। ऐसे क्या होगा कि आप कुछ समझ में बात नहीं आ रही तो आप हमसे डिस्कशन करेंगे, तभी ना कोई बात समझ में आएगी। अब आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, एक कैलकुलेटर तो यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लाइएगा तो ये मीन निकल जाएगा। 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला पर आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर? आप लोग के पास कोई सवाल नहीं है? सर के पास कुछ कोई मैथ्स है पुराने वाली? जाकर पूछो तो सर से, अगर होगा तो लेते आना। कम से कम स्नैप ले लोगे तो वही पढ़ाते चले जाएंगे ना, तो कंप्लीट होता जाएगा। ऐसे तो किताब हैं, किताब में वर्क कर दे तो कुछ किताब से कर देंगे तो ये हो जाएगा। किताब तो यहाँ है अपने पास। तो देखिए ये मीन निकालने का 4 मेथड्स हो गए। चारों फार्मूला तो लिखा हुआ है ना, PDF में मिल जाएगा, नहीं तो कहिए तो फिर से लिख दें। क्लियर होगी बातें? तो अब हम लोग सीखते हैं मीडियन और मोड को कम कर। हाँ एक है, ठीक है, एक एक करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिएगा या बना देंगे तो ये हो जाएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये यहाँ पर हैं, ये सब जो है प्रश्न उत्तर किया हुआ है, ये डिस्पर्सन है। क्या कुछ किताबें इसमें बहुत सारा सवाल है, 150-200 सवाल लगता है। हाँ अच्छा, ये वाला सब आप कर लीजिएगा। ये 17 नंबर से आप लोग स्नैप ले लीजिए, 17 नंबर से 25 नंबर तक एक पन्ना का ले लीजिए इधर का, और हाँ ये 17 से 34, 39, 40, 41, 42 तक
42 तक, उसके बाद आपका ये मीन जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी का है, तो हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। अनग्रुप वाला तो आप लोग कर ही लीजिएगा। ये कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं 51, हाँ 60 तक लीजिए। सब लोग जिनके पास अवेलेबल है मटेरियल्स आप उसको कर लीजिए। 43 से आपका 43 से लेकर 60 तक आंसर है, तो इसमें से कुछ और चीज़ें बतला देंगे, अपने अपने उस मोबाइल में ले लीजिए विथ आंसर्स। तो नफीस बन जाएगा कंफर्म। आपको समझा दे क्या? कैसे कर लेगा? देख आए क्लास, हाँ ठीक। तो ये लिख देते हैं टू बी completed and computed AM, completed table and computed AM by students. सर 43 से कौन सा नंबर लिखा? ये भी लड़के सोचते हुए कहाँ हम पर चले आए। देखो अब इसमें जो है एक सीखोगे, पहले मीन से टोटल संबंधित जितने भी तरह के सवाल होते हैं उस पर काम कर लेते हैं और उसके आगे फिर करते हैं। अब कुछ कुछ सवाल में एक सवाल तो ये होता है, फोटो ले लिया सर आप बता दीजिए बाद में। ये बताई नहीं सर मतलब आप अरे ले फोटो यार। बदमाश, बहुत ज्यादा ये सब जो है ये लगता है। क्यों ना फीस उस देती है टाइम से, तो नाम काहे रखे तुम ना फीस? समस्या है। मम्मी को कहना कि जाते हैं तो सर हमेशा कहते हैं कि तुम फीस न देने वाला स्टूडेंट हो, नाम बदलो, लेकिन तो हाँ फीस ले ढूंढ नहीं रहा है। आज इसमें से 2-3 तरह का सवाल होता है, कंप्लीट करा देते हैं। एक तो होता है कि आपके पास पूरा कंप्लीट टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे जो है आपको एम निकालना है। बस समझ में आ रहे हैं? एक ये होता है कि आपको टेबल दिया हुआ है, बीच में से कोई गायब कर दिया, उसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये भी निकालने आता है आप लोग को? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने आता है? आए? अच्छा चलिए वो कर देते हैं। तो हमारा तो विचार है ना कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स का जो आता है पोर्शन, मैंने ये एम वगैरह का, वो लोग करते चले जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एसएस में करके आए हो। ऐसे उसमें देखिएगा तो आपको 80% आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ मेरी ज़रूरत लगेगी हम वहाँ उस पर आ जाएंगे। मोमेंट्स स्क्यूनेस कुर्टोसिस में हमको ज़रूरत पड़ जाएगी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आ जाएगी। मीन मीडियन मोड आप लोग खुद से बना सकते हैं। बस समझ में आ रहे हैं ना? तो हमारे को टाइम को जो है आप लोग उसमें मूव कर जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ी सी एक बात समझ में आने लगेगी। क्या विचार? क्या कि इसमें बहुत सारा चीज़ बना लोगे, क्योंकि सब न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर? चूँकि एचएस में करते हो तो सिस्टमाइज करते हमसे बनाते चले जाओ। मैंने 2 क्लास हम लोग इकोनॉमिक्स का करते हैं और 1 क्लास मैथ का करते हैं।
अब मैथ में जिस दिन डॉट्स रहेगा और डॉट्स पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर लग जाएगा तो उस दिन उसी को क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं। और नहीं तो थोड़ा सा रहेगा तो देख लेंगे कितनी टट है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू रखेंगे और मैथ का जो डाउट्स है क्लास ओवर होने के बाद उसके बाद समझा देंगे 15 मिनट में। तो ऐसे आपका इकोनॉमिक्स आपके साथ, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स आपके साथ हो जाएगा। एक रह जाता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन आप लोग के लिए नया होगा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में इंटरपोलेशन क्या हुआ है, नहीं ना, तो ये कंप्लीट कर ली जाए, है ना। कौन कौन सा, मीन मीडियन मोड और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, वहाँ पर आके थोड़ा रुकेंगे तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कुछ क्लासेस वहाँ दे देंगे, और वहाँ से शुरू करेंगे तो इंटरपोलेशन तक चले जाएंगे, और फिर वहाँ से लौटकर इकोनॉमिक्स की ओर लौट आएंगे। तब तक आपका परीक्षा का समय आ जाएगा। मैंने वो देख लीजिए कि आप लोग कितना कर गए, देखेंगे कुछ डॉट्स जो है कलेक्ट हो गया, माने कुछ डॉट्स आपके पास, कुछ डॉट्स रह गए, माने जैसे मीन मीडियन मोड के हैं तो आप उसको पूरा बनाएं, जो जो डॉट्स रह गए पॉइंटिंग कर लीजिए कि ये हमको पूछना है, समझ रहे हैं। तो एक बार देख लेंगे सब बने, वहाँ तक कंप्लीट कर लिए। मान लीजिए 50 सवाल है तो 50 सभी ने बनाया, उसमें जिसको जो जो डॉट्स रहा वो डॉट्स या तो आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, तो मैं तो हूँ और हम इकोनॉमिक्स चूँकि स्टेटमेंट्स हैं तो इकोनॉमिक्स में लगातार कुछ वर्क करते हैं, कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं, कुछ हम देखते हैं कि हम क्या आपको उसमें जो है आपके नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। आप कोई भी किताब ले सकती हो, लेकिन हमें किताब की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ले लो, बाज़ार में जाओ, बाज़ार में मिलते हैं, कई अलग अलग राइटर्स हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं सेमेस्टर वाइज किताब निकालते हैं। हो गया उसका काम। ये फोटो ले लिया तुम? आया क्यों? तो देखो ये सही रहेगा ना, समय काफी कुछ बचेगा ना, और अपना प्रोग्रेस को हर क्लास में दिखाओगे कि हम यहाँ तक बनाए, हम यहाँ तक बनाए, यहाँ तक कॉपी लेकर आओगे, तो फिर हम लौट कर चल जाएंगे इसी में, अब पूरा समय काट देंगे। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फिर पूरा समय इसी में काट देंगे, और नहीं तो उठा के यहाँ न ले आते काट के। तो जितना भी बनाओगे लेते चलाओगे कागज, और कोशिश करोगे सब क्लास में आने का, कुछ कुछ सिखा देंगे। जैसे भी कैलकुलेटर निकाले थे, तो जो हम बतलाना चाह रहे थे कि आप सीधे एक ही कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर से बाहर नहीं जाइए और आप मीन निकाल लीजिए। कर सकती हैं? कैसे? तो टोटल तो नहीं है एक्स का, टोटल तो एक्स का नहीं है, मल्टीप्लाई करके टोटल करते जाएगा तो गलत नहीं होगा। हाँ, MRMC से जाएगा, ठीक है, MRMC से जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं, इसको लिखते जाइएगा, और मैथ के लिए अलग कॉपी बनाइएगा, ठीक है ना। और किताब लेना होगा तो दो ढंग की किताब ले सकते हैं बाजार से आप, या तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से किताब लीजिए, वो सीधे पूरी किताब ही होती है, वो आपको 3rd सेमेस्टर तक लेके चला जाएगा, 4th सेमेस्टर में, यहाँ के बाद फिर 4th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 3rd में पूरा मैथ बाकी पढ़ा देगा। और या तो जो सेमेस्टर के हिसाब से बाज़ारों में किताब निकलती है उसको लीजिए। तो मेरा सुझाव है कि आप माइक्रो के नाम से ही किताब लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, समझ रहे हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं, है ना। क्यों मिस्टर चश्मा, क्या नाम है इसका? हर्षद मेहता? नहीं, हर्ष आर्यन मिश्रा। वाह, मिश्रा जी हो, बड़ी चतुर हो।
बना के लाना है मैथ, और कोशिश करना सब क्लास में आना। आने से कुछ डिस्कशन होंगे तो कुछ बातें और होती जाएगी। देखो इकोनॉमिक्स, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हमने स्टडी ऑफ डेटा, देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या बोलिए आप? हाँ, ब्रांच ऑफ, नहीं स्टडी सीधे कर सकते हैं, ये ब्रांच नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यानी क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्पेलिंग देख लेना, कभी गलत हो तो बोल देना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई एरर होगा तो अगले क्लास में बता देंगे, स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो यानी कि जितने भी एक्टिविटी, जो भी कुछ हम करते हैं वो कोई ना कोई एक्ट है। हम जो कुछ भी करते हैं कुछ ना कुछ एक्ट है। जैसे हम अभी यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं किस चीज़ को, आपको पढ़ाने का। आप लोग वहाँ एक्ट किस चीज़ का कर रहे हैं, पढ़ने का, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जो भी कोई भी हम एक्शन करते हैं दैट इज एन एक्टिविटी, है ना। एनी एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग क्रिएचर इज कंसिडर्ड अंडर एज एन एक्टिविटी। अगर हम लोग जितने भी इकोनॉमिक्स या जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये ह्यूमन बीइंग से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये ह्यूमन जो है कह सकते हैं फील्ड है जहाँ इन सब चीज़ों की, तो क्योंकि एनिमल तो करते नहीं। एडुकेशन जो है वो किसके जिम्मे का काम है, वो ह्यूमन बीइंग के जिम्मे का काम है। इसीलिए कहता है कि एडुकेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल। शिक्षा ही पशु और मनुष्य के बीच में अंतर करता है ना। बाकी वो भी लिविंग क्रिएचर है, हम अभी लिविंग क्रिएचर है ना। लेकिन हम कई तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता है। क्लियर? ओनली एडुकेशन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल। तो खैर, अब यहाँ पर बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपोजिट कहेंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दो तरह की एक्टिविटीज होंगे। मतलब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाँ, मनी और मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, हाँ, अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी काम पैसे के लिए किया जाए वह जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एक जो है पुजारी यानी प्राइस्ट किसी के यहाँ पूजा कराने जाता, तो उस प्राइस्ट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन हमारे आपके लिए जहाँ पूजा परफॉर्म हो रही है वो रिलीजियस एक्टिविटी है ना। पंडित या माने जो भी जो होते हैं उनके लिए, जैसे बैंड बाजा है, बैंड बाजा वाले को हम पेमेंट भी कर रहे हैं, दरवाजे पर बजा रहा है, लेकिन हमारे लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। हमारा मेन फोकस हमारी अपनी अदर जो फंक्शनिंग चल रहा है उसके पर है। लेकिन वो बैंड बाजा केवल और केवल किस चीज़ के लिए आया है, पैसे के लिए आया है, और उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल है कि आपके साथ इतना देर वो रहेगा, ये काम आपके लिए करेगा। बात समझ में आ रहे हैं? अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स को अगर हम बाय पार्ट करें तो कितने पार्ट बना सकते हैं। जो लोग 11th या 12th में क्लास किए होंगे थोड़ा बहुत वहाँ बतलाए होंगे हम। कितने कितने जो है, 2 हो सकते हैं। आप बोलिए, काहे बोलिएगा, मैं बोल दूं। तो इकोनॉमिक्स का जो है 4 पार्ट बनाते हैं। एक कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स,
तीसरा का पब्लिक फाइनेंस, और चौथा फोर्थ हो जाएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स के कई पार्ट्स कर सकते हैं। आप लोग 2 पार्ट्स जानते हैं, माइक्रो और मैक्रो। चलिए 2 और हम इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ रहे हैं? और कैसे हम इस प्रूव करेंगे कि क्या इससे फर्दर भी कुछ पार्ट्स बनाया जा सकता है कि नहीं? तो बनाया जा सकता है ना। तो इकोनॉमिक्स के जो हैं वो कितने पार्ट्स हो गए? 4 बने, मेजर पार्ट्स में बांट दी गई। तो अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब बात आती है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, स्टडी ऑफ, सब स्टडी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, INDE होगा ना इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स बिहेवियर, individuals behavior and कह सकते हैं individuals behavior and equilibrium। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तो उसके कौन से बिहेवियर का? इकोनॉमिक बिहेवियर का, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही जहाँ इकोनॉमिक्स आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। जहाँ भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम इकोनॉमिक यानी मनी से बाहर चले गए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है वी कैन नॉट ईट गोल्ड, वी कैन नॉट ईट गोल्ड, वी कैन नॉट ईट विदाउट गोल्ड, माने वी कैन नॉट ईट मनी, वी कैन नॉट ईट विदाउट मनी। हम लोग मनी नहीं खा सकते और हम लोग मनी के बिना भी नहीं खा सकते, है ना। कहता है ना कि वी कैन नॉट ईट क्वाइन, हम लोग क्वाइन को नहीं चबा सकते। अब वी कैन नॉट ईट विदाउट क्वाइन, पैसा ही नहीं होगा तो कुछ चबाने के लिए मिलेगा ही नहीं बाजार में कुछ खाने के लिए, पानोटी टोस्ट। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है और कुछ नहीं, हर चीज में इक्विलिब्रियम पढ़नी है। इक्विलिब्रियम क्या होता है डिस्कस करते हैं। तो अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? चलो इसके सब्जेक्ट में घुसेंगे तो बताएंगे। इसका क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ, हाँ, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, है ना, एज ए होल। एग्रीगेट मतलब एज ए होल हो ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं टर्म्स में लिखता है। तो जैसे नेशनल इनकम, इंडिविजुअल्स इनकम माइक्रो है और एग्रीगेट जैसे नेशनल इनकम, ये जो है किसका टर्म हो गया? माइक्रो का। कह सकते हैं प्राइस लेवल, प्राइस लेवल नॉट प्राइस, प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन, है ना, ये सभी जो है इंडेक्स, ये सभी किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक के पार्ट ऑफ जो है स्टडी है। अच्छा, तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक मतलब, पब्लिक मतलब
पब्लिक मतलब जनता, है ना, पब्लिक मतलब जनता। क्या होगा पब्लिक मतलब? गुड, वो गलत बोली थी। कहता है दिस इज रेलवे इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। किस पब्लिक का है? वैसे की तैसे इंडिया सिटीजन की। कैसे? उस पर किसका नियंत्रण है? तो गवर्नमेंट ना हुआ, तो उससे क्या? लेकिन उसके आप हैं, हमने जिसको रिप्रेजेंट कर दिया, कंट्रोल वो कर रहा है, भले हमने उसको चुनकर भेजा है। इसीलिए एक जगह लिखा हुआ था रेलवे आपकी संपत्ति है। एक आदमी फैन खोल लिया, पैसेंजर पूछा एक बगल वाला, अरे क्या कर रहा है? पर क्या लिखा है? रेलवे आपकी संपत्ति है। मेरा घर वाला पंखा खराब हो गया है, इस रूम वाला उस रूम में लगा रहे हैं और कहीं यहाँ से खोल के घर ले जा रहे हैं, ताकि आपकी संपत्ति है ना, रेलवे आपकी संपत्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ वो स्क्रू खोल के आइए तो चल जाइएगा बड़े संपत्ति वाले में, है ना, 13 करोड़ वाला बिल्डिंग में चले जाइएगा, बड़ा बड़ा मैदान होगा, है ना, बाउंड्री लगे होंगे, सुबह में लाइन लगाना पड़ेगा तो खाना मिलेगा। सोचते हैं 13 करोड़ की बिल्डिंग। हाँ, तो पब्लिक का मतलब ऑलवेज रिफर्स टू गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा? स्टडी ऑफ, कह सकते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? टैक्सेशन को लगाना, बजट उसके, हाँ कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सब्सिडी, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी लेते हैं, है ना। तो ये सब जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसका है? गवर्नमेंट का, यानी कि पब्लिक फिनांस के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कैनन ऑफ टैक्सेशन, कौन सा टैक्सेशन लगनी चाहिए, प्रोपोर्शनल की, प्रोग्रेसिव की, रिग्रेसिव, ये सब है कुछ टैक्सेशन के लॉज वगैरह में आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो वो आपको माइक्रो में नहीं पढ़ने देगा, वो माइक्रो में इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। वो कहाँ करेगा? पब्लिक फाइनेंस में। तो इकोनॉमिक्स से एक अलग ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ? ये केवल और केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उसकी इकोनॉमिक जो है प्रोसीजर है या डिस्कशन है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उन तमाम बातों को यहाँ पर लेकर आएगा। एक हो जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कहते हैं, मैंने इसका हम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स दे देते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव मतलब एथिकल। ये जो है दोनों, ये दोनों जो इकोनॉमिक्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पब्लिक फाइनेंस को अगर हम इग्नोर करते हैं, और ये जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। तो यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं। बात समझ आ रहे हैं? तो पॉजिटिव का नेगेटिव इकोनॉमिक्स नहीं होता है ना, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या समझे कि पॉजिटिव जो है 3 बातों का जवाब देता है। क्या क्या? व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, है ना, यह क्या है, किसके लिए है ना। तो क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको ये क्या कहेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस। और क्या जवाब देता है? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस।
और टू whom टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस। ये सब जितना भी लिखेंगे आप लोग कॉपी पर उसको उतारिएगा घर में बैठ के, तभी नॉलेज आएगा, तभी बहुत सारे आंसर्स दे पाइएगा। यानी आपका माइक्रो हो या मैक्रो हो, ये क्या कहता है कि ये है, दिस इज ए पेन, तो पेन। अब कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्यों किया जाए, ये सभी का जो है ये चीजें टेक्निक बताया, कैसे किया जाए, कितना किया जाए। और नॉर्मेटिव कहता है, यानी कि कहता है व्हाट इज इट, ये कहता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। ये कहता है कि किस बेसिस पर क्या होना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ किसी ने कारखाना लगा दिया, उसमें बहुत साउंड निकलता है या बहुत स्मोक निकलता है, तो लोग एक तरफ कहेंगे कि भाई वहाँ 10 व्यक्ति को नौकरी तो मिला, लेकिन उसका एक जो है बाय प्रोडक्ट क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि जो स्मोक निकलता है वो इलाके के लिए जो है उसकी हेल्थ हैजार्ड्स पैदा करता है, हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करता है। तो अब क्या जो है उस आधार पर कि वो नौकरी दे रहा है, उसको जो है यहाँ कारखाने लगाने देना चाहिए? नहीं। इथिक कहता है कि नहीं, अगर स्मोक निकलता है उससे जो है केमिकल्स निकलते हैं या उससे अदर चीज़ निकलते हैं जो कि समान जनजीवन के लिए वो कई तरह के डिजीज पैदा कर दें, कई तरह की समस्याएं प्रॉब्लम्स पैदा कर दें, है ना, तो उन चीज़ों को जो रेजिडेंशियल एरिया उससे डिस्टेंस मैंने थोड़ा रिमोट एरिया में जाना पड़ेगा, जहाँ की मैंने पॉपुलेशन जो है उतना डेंसली नहीं है, उतना पॉपुलस एरिया नहीं है ना, ये बातें होती है। तो ये देखना होता है, ये आपको बतलाता है कि यस प्रोग्रेस मस्ट बी फॉर ए नेशन और फॉर एन, है ना, फॉर एन इंडिविजुअल। एक जो है माने प्रोग्रेस किसी देश का, किसी इंडिविजुअल का होना चाहिए, बट ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट वुड बी द एथिकल, व्हाट वुड बी द नॉर्म्स अबाउट द प्रोग्रेस। जैसे अभी दिल्ली में धुंध बनते हैं, वहाँ पर लोगों का एक इनहेलिंग जो है कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी आता है, वहाँ के हवा वगैरह में क्या क्या मिल गए हों, तो वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह को रोक दी गई कि पहले तो क्योंकि ठंडे के दिनों में धूल कण जो होते हैं एक ही जगह पर वो सब हो जाते हैं, वो तो आप ज्योग्राफी या फिजिक्स वगैरह में सब बारे में पढ़े होंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी। तो अब क्या होता है कि उसके लिए आप कहिएगा कि भाई लोगों को जाना तो है, ट्रांसपोर्टेशन तो देना ही पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देंगे तो स्मोक निकलेगा ही निकलेगा, स्मोक निकलेगा तो वातावरण को फिर से जहरीला और बनाएगा ही बनाएगा। तो सरकार कहती है कि ओड इवन करो, जिसका ओड नंबर है वो एक दिन चलाओ, इवन नंबर है इसका एक दिन चलाओ, कई आदमी मिलकर एक ही वातावरण, एक ही जो है बसेस या एक ही जो है ट्रैवलिंग जो व्हीकल्स है उसमें सफ़र करो। तो 5 आदमी जहाँ 5 कार लेके निकल रहे हैं, 5 बाइक लेके निकल रहे हैं, वहाँ 2 बाइक में 5 आदमी चल जाएंगे सामान्यतः। तो कुछ इस तरह की जो नॉर्म्स हो, जिसमें कुछ फिलॉसफी हो, है ना, प्रोग्रेस तो हो लेकिन साथ साथ फिलॉसफी हो, वो कहाँ चला जाएगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहे हैं? तो हम लोग का सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें सुनना और केवल अपना नोट करते जाइए, कॉपी बनाते जाइएगा, इसके आधार पर नहीं रहिएगा। समझ में आ रहे हैं? और मैथ उधर से बनाते चलेंगे तो हो जाएगा बेहतर ढंग से कंप्लीट। तो अब हम लोग इसका भी कॉपी अगर बनाएंगे तो उतार के दिखाएंगे सर, सबको बोल रहे हैं, हाँ उतार के रखेंगे। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम।
समझ में आ रहे हैं? तो जिस प्रकार हमने इकोनॉमिक्स को 4 पार्ट में किया, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं? कौन कौन? बोलो मिस्टर रुपेश, इसको तो नींद आ रहा है, ठंडा लग रहा है, बंद कर दें। ठीक है, गुड। चैन भी लगा रखे हो, गुड। चलो ग्रीन, अरे यार क्या हो गया, अभी रेड हो जाता है, ब्लू हो गया। देखिए श्रेया वही बदमाशी करता है। अभी हम सोचा कि चार्ज हो गया, उठाए तो फिर से लाल हो गया, और नीला हो जाता है तो सोचते हैं कि चार्ज हो गया। समस्या है। अब बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर बनाएं तो उसको कितने मेजर पार्ट्स कर सकते हैं? बोलिए, कितने उसके मेजर पार्ट्स कर सकते हैं? बिलाले है। इसके भी 4 पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना? तो मिस्टर चश्मा बता, पहला पार्ट कौन होगा? नहीं पता। दूसरा? दूसरा दूसरा भी नहीं पता। तीसरा? तीसरा भी नहीं पता। चौथा ही बता दे। बड़ा समस्या है यार, शादी ब्याह हो गया? नहीं, वो भी पता नहीं। ले, बड़ा समस्या में ग्रसित है। कल दिन में शादी हो जाएगा तो बोलना कि बीवी नहीं पता। तो देख जो है, कब करेगा शादी ब्याह? या पढ़ाई कंप्लीट हो गया, बैग उठाओ घर जाओ, हो गया, यही पढ़ रहा है। वो कुटुंब पूछेगा कितना पढ़े लिखे हो, तो कहेगा कि एचएसए पास है तो लड़की नहीं देगा। बोल क्या लिखे रे? बोले नफीस की सहेली, क्या लिखे हैं? बोलो श्रेया। कंजम्पशन, उसके बाद कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, फिर बोलो आए, क्या बोली? पूरा मिट जाएगा, ये मैं कहा था पूरा मिट जाएगा, आइडिया तो रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, प्राइसिंग मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन। और फोर्थ क्या है? किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट कहाँ से प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? बोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हट गया रे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या समझिए?
distribution of income. Distribution of income among factors of production. कंजम्पशन ये बतलाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, नहीं, कंजम्पशन केवल बतलाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, टू हुम टू प्रोड्यूस। कंजम्पशन में कंज्यूमर आएगा, कंज्यूमर डिमांड पैदा करता है, तब जाकर वो किस सेक्शन में चला जाता, प्रोडक्शन में चला जाता। ये कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, जो माल का यहाँ डिमांड पैदा हुआ ये बतलाता है कि क्या बतलाता है, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, किस प्रकार उसका कॉस्ट कम हो, किस प्रकार प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, इन बातों के बारे में। और ये जगह पर क्या हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिविजुअल्स बायर भी आ जाते हैं या ग्रुप ऑफ बायर्स भी आ जाते हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ सेलर्स या इंडिविजुअल सेलर्स आ जाते हैं। वो अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बायर्स अपना पॉकेट में पैसा लेकर जाते हैं, फिर एक्सचेंज ऑफ कह सकते हैं बार्गेनिंग स्टार्ट्स बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर ए प्रोडक्ट फॉर ए प्राइस, है ना, कि हम 10 रुपया में 5 बेचना चाहेंगे, कहेंगे ना हम 10 रुपया में 8 लेंगे। देयर स्टार्ट्स अ बार्गेनिंग बिटवीन द बोथ, सप्लाई इज ऑफरिंग some quantity at some price and consumer is demanding some quantity at some price. When the both comes to a mutual understanding, then quantity is determined and price is also determined. At that price, such quantities can be transferred. Very simple way. तो अब यहाँ पर इसने जो सेलर था, वेंडर था, सप्लायर था, वो माल बेच दिया, पैसा आ गया, 100 रुपया आ गया उसके पास। तो क्या वो 100 रुपया सप्लायर का है? क्यों नहीं है? कॉस्ट लगा है। कौन कौन सा कॉस्ट लगा है बताइए, कौन कौन सा कॉस्ट लगा है? और लेबर चार्ज और गया था उधर तो मॉल में सिनेमा ने में देख लिया, वो भी कॉस्ट नहीं, भाड़ा उड़ा भी लग गया, वो भी कॉस्ट। एंड देयर आर सो मेनी कॉस्ट, है ना, बहुत सारे कॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में 4 ही तरह के कॉस्ट पढ़ना है। There are 4 basic factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. So pricing of these factors is the cost of the product. Pricing of these factors. Price of labor is wage. That is the cost. Price of capital is interest. That is the another cost. Price of land. That is the rent. Rent is the cost of land. Interest is the cost of capital. Wages is the cost of labor. And profit is the entrepreneur's gain. या cost of entrepreneurship. बात समझ आ रहे हैं? Only there are 4 types, 4 distributions. So when the supplier gets 100 rupees in the market, they returns to
they are destined come back and now distributes 100 rupees among the poor. कि वेजर को तो वेजेस दे देगा, कैपिटल को कैपिटल दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, जैसे कैपिटल हायर किया, जिस जगह पर वो काम कर रहा है उसके बदले उसको रेंट दे देगा, और बाकी जो बचा वो उसका हो गया. तो देयर आर कॉस्ट हैज 4 पार्ट्स. नो, प्रोडक्शन में आ गया. कॉस्ट है तो उसको लैंड का वेजेज रेंट में लेकर आइए. रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. कॉस्ट में इसको जोड़ेंगे. तो व्हाट इज रेंट? वेरी शॉर्ट आंसर, कॉस्ट ऑफ लैंड, है ना. व्हाट इज इंटरेस्ट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बात समझ में आ गया? ये 4 बातें आपको समझनी है, और इसी के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है. हम लोग इस कंटेंट से बाहर कभी जा भी नहीं सकेंगे, और उससे बाहर कभी प्रश्न आएगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो सब रिजिड हैं. जब 90 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 90 में, तो यही सब चीज़ पढ़ रहा था. आज संयोग से उस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ. 30 वर्ष का डिफरेंस हो गया. हम किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सेम सिलेबस. 30 साल बाद भी नहीं बदला, आने वाला 30 साल बाद भी नहीं बदलेगा. कंजम्पशन में क्या बदल के लाएगा मार्शल को? जैसे इनकम में जो है क्या नाम है, माइक्रो में किन्स को कहाँ से बदल देगा? रहेगा तो वही. अब जैसे मान लिया हिस्ट्री में वर्ल्ड वार WW1 यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें जो भी काउजेज है वही काउजेज रहेगा, चाहे आज पढ़िए, चाहे 40 वर्ष बाद पढ़िए, चाहे 140 वर्ष बाद पढ़िए. सिंपल सी बातें हैं. तो हम लोग जो चीज़ें हैं वो रिजिड है. एक बार अगर आप उसको आत्मसात कर लेंगे, गेट बाय हार्ट या अंडरस्टैंडिंग, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो होल लाइफ ही आपके साथ रहेगा. इसीलिए कॉलेजेज में क्लासेस अटेंड करनी चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपके जीवन को जीने का तरीका बदल देगा. इसलिए क्लास अटेंड करनी चाहिए जहाँ भी हो. बात समझ में आ रहे हैं? तो ये जो है आपका इसके डिविजन्स है. इसमें आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है. यानी ये जो 2 पार्ट है वो 4th सेमेस्टर में लेकर आएगा, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और उसमें फिर इंडियन इकोनॉमिक्स को जोड़ देगा. वो इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं होता, ये इकोनॉमिक्स है और वो इकोनॉमी है. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है. बात समझ में आ रहे हैं? कुछ क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि मैथ को कर ही लीजिएगा, उसमें ज़्यादा नहीं होगा, तो उसी को लेंगे तो थोड़ा बोरिंग सा होगा, रिपीटेटिव हो जाएगा. इसमें नीचे से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास जाएगा, है ना, जितना भी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि आप लोग HS में पढ़ के आए हैं. अगर हम ग्रेजुएट क्लास ले रहे हैं तो नीचे तक उसमें कुछ आपका नॉलेज को इन्हांस करेंगे ही करेंगे, एलाबोरेट करेंगे ही करेंगे. कहीं दिक्कत होगा तब बोलिएगा. अब देखिए, आप लोग को पहला चैप्टर है आपका कंजम्पशन, है ना. कंजम्पशन, व्हाट इज कंजम्पशन? व्हाट इज कंजम्पशन? बोलिए. यस मिस नफीस, इसका नाम क्या है लड़की का? मौसम, महासभा. हाँ हाँ, हम महासभा में जाया करते हैं. तो मिस्टर चश्मा,
अब लाल का लाले नहीं है, ब्लू है देख। खाना ना खा के आया है? क्या खाया? वही रोटी सब्जी? मैंने का पहले से पड़ा हुआ था का 4 दिन का है? ऐसे बोल रहे वही रोटी सब्जी का मतलब क्या हो गया कि 4 दिन पहले का पड़ा होगा, वही खा के आ गए। सब्जी क्या चीज का था? सब्जी किस चीज का था? पत्ता गोभी। ठंडे के मौसम में बड़ा अच्छा लगता है। पराठा था कि रोटी था? कभी ताजा ताजा पराठा हो तो हमको बुलाना। कहाँ रहते हो? साइंस सिटी। तब तो जाएंगे पराठा जरूर खाने, तुम बुला लेना। हंसने की बात नहीं है, जरूर हम आएंगे, हम फोन करके ना। पराठा और पत्ता गोभी का सब्जी। ये रे महासभा क्या बोलती है? तुम बना के खिलाएगी क्या? न खिलावेगी? छोड़ पढ़ा देते हैं पहले, है ना? अब बता, पढ़ाते पढ़ाते आदमी खाने पीने पे चला जाता है। देखो स्वाद लग गया। अब बताओ व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन की बात चल रही है ना, तो भूख तो लगवे करेगा। पता है व्हाट इज कंजम्पशन? कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कहता है कि विज्ञान ने अभी तक में इतनी तरक्की नहीं किया कि वो न्यू मैटर को बना दे, है ना? मैन हैज नो एबिलिटी टू क्रिएट ए कंप्लीट न्यू मैटर, न्यू थिंग। A man can only transform the shape of the matter, but does not, never creates a new thing. साइंस कहता है कि आप पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, आप पदार्थ नहीं बनाते। आप पदार्थ नहीं बना सकते। जो प्रकृति ने बनाया है वही है, उसमें परिवर्तन आप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। चाहे कुछ भी करिए, जो नोन है या अननोन है वो इस यूनिवर्स में है, इस कॉस्मो में, कह सकते हैं इसे, कह सकते हैं वातावरण में है। आप उसको लेकर कुछ बनाते हैं। जैसे कोई कहेगा कि हम इसको नष्ट कर देंगे, करके देखा, तोड़ दिया, तो नष्ट कहाँ हुआ? वो तो सब टुकड़ों में बदल गया। कोई कहता ठीक है नष्ट करके भी दिखाते हैं, इसको जला दिया तो एसेस में हो गए, राख हो गया, स्वरूप बदल गया, नष्ट नहीं हुआ। अच्छा रुक, पानी घोल के बहा दिया तो कहा कि अरे पानी का स्वरूप में आ गया ना। आप नष्ट नहीं कर सकते। मैन कैन नेवर डिस्ट्रॉय और क्रिएट ए न्यू थिंग, ओनली कैन ट्रांसफॉर्म द शेप ऑफ द मैटर ऑफ द थिंग। क्यों ना फीस या इसको अगर तुमको हम बर्बाद कर देंगे तो बोलेगा कि समझ में आ रही है? हर चीज का एक अपना एक ये है। तो बता रहे थे, क्या नाम है लड़की का, श्रेया, कि हम किसी भी चीज को, हम इसका डिमांड क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम किसी चीज का डिमांड क्यों करते हैं? किस कारण से डिमांड करते हैं? हम चश्मे का डिमांड क्यों करते हैं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जो भी कुछ बोलिए। उसका डिजायर होता है। तो डिजायर, तो वो तो डिजायर होता है तो डिमांड पैदा करता है। डिजायर से डिमांड पैदा होता है। लेकिन हम डिमांड करते क्यों हैं? डिजायर हो गया, डिजायर क्यों हुआ? किसी चीज का डिजायर कब होगा? बोलिए। ठीक है, डिजायर हुआ तो उसने मांग किया। डिजायर इसलिए हुआ कि उसको उस चीज में कुछ उपयोगिता नजर आती है, यूटिलिटी नजर आता है। किसी चीज में यूटिलिटी नजर आता है, इसलिए वो चीज को वो चाहता है। उसकी वो नीड होगी या उसकी लग्जरी होगी, है ना? लेकिन क्या है कि उसे उसमें यूटिलिटी मिल रही है, कुछ ना कुछ उससे उसकी सेटिस्फैक्शन, जो उसकी जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है। जब तक किसी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तब तक उस चीज की डिजायर नहीं होगी।
डिजायर होने के लिए आपकी एक कॉन्शियस होनी चाहिए ना, एक साइको होनी चाहिए ना आपके पास कि यस हमें अगर 10 रुपया मिल जाएगा तो हम बड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। तो यू हैव सम सेटिस्फैक्शन लेवल। तो कंजम्पशन से जो है सबसे पहला इसमें जो टर्म्स पढ़ना होगा वो है यूटिलिटी। हर चीज एक दूसरे से निकला हुआ है। यूटिलिटी, हम किसी चीज को कंज्यूम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। हम रोटी का यूटिलिटी, रोटी को क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड सम ब्रेड, सो आई डिमांड फॉर ब्रेड, फॉर दैट, एंड द ब्रेड हैज some utility in it that gives me some satisfaction. So the other name of utility is satisfaction. Utility का दूसरा नाम क्या है? Satisfaction. Clear? तो what is consumption? Destroying of utility is consumption. किसी भी पदार्थ की यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करना कंजम्पशन है। एंड व्हाट इज प्रोडक्शन? इंजेक्टिंग ऑफ यूटिलिटी टू ए थिंग इज प्रोडक्शन। किसी चीज में यूटिलिटी को इंजेक्ट करना प्रोडक्शन है। और उसमें जो उत्पन्न, उसमें जो कह सकते हैं अवेलेबल यूटिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करना कंजम्पशन है। जैसे नींबू है, हम उसको जो है स्क्वीज करते हैं, तो उसमें जितनी यूटिलिटी रहती है उतना हम निकाल लेते हैं, फिर उसको थ्रो आउट कर देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि पूरा कंज्यूम कर जाते हैं, तो देखने में लगता है कि बातें हम तो उसको नष्ट कर दिया, नहीं, वो हमारे शरीर में गया तो उसकी जितनी यूटिलिटीज होगी वो शरीर को अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जगह पर बांट लिया, है ना? बात समझ में आ रहे हैं? तो आपको पढ़ना है यूटिलिटी थ्योरी, क्योंकि हर चीज एक थ्योरी है। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी थ्योरी। आ रही बात समझ में? आपको पढ़ना होगा यूटिलिटी थ्योरी। ये नहीं था, कर दो, जा खड़ा हो, बंद कैसे कर दे? यहाँ सर के पास है। अरे थोड़ा ठंडा बर्दाश्त करो, पागल है। चदरा दे हैं, ले है, ओढ़ ले। कान में बांधेगी? पहले लोग गांठी बांधा करते थे कान में, अब तो शब्द नहीं है। तो आपको पढ़ना है यूटिलिटी थ्योरी। इसके अंदर आपको दो की थ्योरी पढ़नी है, दो थ्योरी पढ़नी यूटिलिटी थ्योरी। कौन कौन? अल्फ्रेड मार्शल और बोलिए, मार्शल थ्योरी, और एक होगा हिक्सियन थ्योरी, हिक्स थ्योरी, है ना? J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, हिक्सियन थ्योरी। टॉर्च का हला मार रही है रे? देखा टॉर्च हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब बत्ती हम बंद कर देंगे, टॉर्च में पढ़ा देंगे। एक हिक्सियन थ्योरी है, एक मार्शलियन थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी में। मार्शलियन थ्योरी को कहते हैं आप कार्डिनल अप्रोच। आप लोग किताब कोई भी अवेलेबल हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब हो, वो ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब को लीजिए। और कोई कह सकते हैं बंगाल के बाहर के राइटर को पढ़िए, जैसे कोई दिल्ली का राइटर हो या कोई विदेशी राइटर हो, उसको पढ़िए। बंगाल के राइटर की तुलना में उससे ज़्यादा ज्ञान होगा। और जो भी डिस्कशन कर देंगे, आप ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड की किसी की भी किताब पढ़िएगा,
वो किताब आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगी। जैसे हर एक लाइन आपको बोल रही है, बता रहा है कि हाँ इसका मतलब ये होगा, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट होगा तो अच्छा लगेगा, आप इम्प्रूव करिएगा। अभी है ना टाइम, 15 मिनट है, 15 मिनट बता ही देंगे। मार्शलियन थ्योरी को कार्डिनल अप्रोच करते हैं। और फिक्सियन थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलिए? ऑर्डिनल अप्रोच। पढ़ी है? आए? हिक्सियन पढ़ी है? ये होगा, कार्डिनल होगा, ऑर्डिनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंडिफरेंस कर्व नहीं था। 11th-12th में केवल यूटिलिटी को यहाँ तक ले जाकर छोड़ के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक ला के छोड़ दिया है ना, वहीं तक ला के छोड़ दिया है। तो यूटिलिटी थ्योरी में ये दोनों थ्योरी को पढ़िएगा। ये दोनों थ्योरी जो है आपका क्यों है, किस चीज को बताएगा, ये दोनों थ्योरी क्या बतलाएगा? हाँ, ये थ्योरी बताएगा कंज्यूमर्स, हाँ ये दोनों थ्योरी किस काम में लगाया गया है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि थ्योरी है ना, तो थ्योरी किसी चीज को डिस्कस करेगा ना। तो कंजम्पशन में कौन आएगा? कंज्यूमर। प्रोडक्शन में कौन आएगा? प्रोड्यूसर। तो कंजम्पशन में कंज्यूमर का जो है आपको इक्विलिब्रियम देखेंगे, आप प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम देखेंगे। यही आपका पूरी पढ़ाई का एसेंस है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस समझ में आ गए आपको क्या क्या पढ़ना है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसमें जो है थ्योरी है, तो इसके अंदर देखिए यूटिलिटी थ्योरी के अंदर दो थ्योरीज हैं, एक मार्शल का थ्योरीज है और एक हिक्सियन थ्योरी हैं। बात समझ आ रहे हैं? मार्शलियन थ्योरी को हम कार्डिनल थ्योरी भी कहते हैं और हिक्सियन थ्योरी को ऑर्डिनल थ्योरी भी कहते हैं, है ना। और ये दोनों थ्योरी किस चीज के लेकर आता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं? बोलिए। एक कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम होना चाहेगा? यस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स वेयर द कंज्यूमर perceives that he or she gets maximum satisfaction। यानी आपका ये थ्योरी किस चीज के लिए है? यानी ये क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये थ्योरी और कुछ नहीं बता रहा है। थ्योरेटिकली, टेक्सचुअली, यानी टेक्स्ट में है ना, एक कंज्यूमर जो है किस जगह पर उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी। सेटिस्फैक्शन दैट मीन्स क्या लिखेंगे? हाँ, जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ यूटिलिटी है। सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी थ्योरी में क्या सीखेंगे? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी में क्या सीखेंगे?
कॉस्ट में कॉस्ट को मैक्सिमाइज कीजिएगा, मिनिमाइज करेंगे या तो मैक्सिमाइज करेंगे। अरे यानी कि या तो कोई चीज को आप क्या करना चाहेंगे, कोई चीज को या तो मैक्सिमम करना चाहेंगे या किसी चीज को मिनिमम करना चाहेंगे। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, प्रोडक्शन प्रॉफिट। अब बात समझ में आ गए? यानी आप यहां पर टेक्स्ट में कैसे जो है हम इन चीजों को सीखेंगे। इकोनॉमिक्स में तो यही चीज है कि जो वो पे कर रहा है या जो वो रिसीव कर रहा है वो किस हद तक करेगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर जाएंगे तो अगर हमारी लिमिट 5 रोटी का है, 5 रोटी जरूर खिलाना, हाँ, और पराठा के साथ। तो अगर हमको 7 रोटी खिला देगा तो फिर इसके घर से निकलेंगे नहीं, ए भाई थोड़ा रेस्ट लेने दे, जो थोड़ा सा हाजमोला लेकर आ, अपच हो गया। लेकिन 5 रोटी खाएंगे। अच्छा रुपेश, क्या नाम है? हर्ष आर्यन, हाँ मिश्रा जी, हाँ छोड़ ना, मिश्रे बोलेंगे तो क्या दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है ना कि आपको जो है सीखना है इकोनॉमिक्स में मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन, है ना। कुछ चीज़ों को हमको मैक्सिमाइज करना है और कुछ चीज़ों को मिनिमाइज करना है। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अलग अलग तरह से चीज़ें बताई गई है, लोग अपने अपने ढंग से कहे हैं, क्योंकि वो बात गिवन है। दुनिया की हर किताब में केवल लिखने का सेंटेंस या कंपोजिशन बदल जाएगा, लेकिन लिखा किसकी ही, मार्शल के ही बात को, लिखा होगा हिक्स की ही बात को। तो हम जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे उसमें 3 तरह से हम आपको इकोनॉमिक्स समझाएंगे। एक टेक्स्ट में, उसी बात को ग्राफ में, और उसी बात को न्यूमेरिकल्स में, है ना। मतलब जो बात कही गई उसका टेक्स्ट देंगे, उसका मैथमेटिक्स देंगे, फिर उसका ग्राफ देंगे। समझ रहे हैं ना? आइडिया एक ही होगा। तो जितना कर सकेंगे हम लोग करते चलेंगे। इसी के बाद जो है आप पढ़ेंगे यूटिलिटी थ्योरी के बाद डिमांड, है ना। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे डिमांड। तो डिमांड में होगा कि फिर वही व्हाट इज डिमांड, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। फिर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड यानी डिमांड फंक्शन, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सब चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद आप एक छोटा सा उसमें पढ़ लेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, छोटी सी चीज़ है, वो मार्शल से ही निकलता है कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला। तो यहाँ पर आकर आपका कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। आइडिया समझ में आ गए हम क्या क्या बोलें? इससे सीखेंगे, इसमें डिमांड कहीं नहीं आएगा, इसमें कंज्यूमर जो पे कर रहा है उससे उसको सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कैसे होगा अकॉर्डिंग टू मार्शल और अकॉर्डिंग टू हिक्स, इन बातों को सीखेंगे। और अब उसका जब हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कर लेंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर्स का ये पोर्शन कंप्लीट माना जाएगा। इसमें से सवाल कई तरह के आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ टेक्सचुअल, कुछ ग्राफिकल, तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। बस समझ में आ रहे हैं? कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैसे कैसे करना है, विजन कुछ क्लियर हो रहे हैं। फिर वहाँ से घुस जाएंगे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में। तो फिर कॉस्ट के जो होते हैं, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसका अपना कौन कौन सा शेप होता है, इन बातों को सीखेंगे, है ना। बस में आ रहे हैं कि फिर उसके बाद प्रोडक्शन में सीखेंगे कि कितने तरह के टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन के, उसमें प्रोड्यूसर्स अपने को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, हमारे अनुसार नहीं करेगा, वो जो बातें कही गई है इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा, उसके स्कॉलर के द्वारा जो किताबों में कही गई है, वो हम आपको थॉरोली समझा देंगे। उस स्टेटमेंट के बाद आप किसी भी किताब से उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी जगह पर रुकेंगे नहीं। और किताब अगर मान लेते हैं कि
मैंने अच्छे अच्छे राइटर का लेते हैं। हम बाकी बंगाल के राइटर्स को पढ़ा तो हमको एक ही को इनमें से अच्छा लगा, वो है देवेश मुखर्जी की किताब। वो दोनों में आपको काम आ जाएगा, फर्स्ट टाइम इस समय भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी और फिफ्थ सेमेस्टर में भी। वो अपने आप में कंप्लीट होगा। 400-500 रुपया की किताब है, और वो सब किताबें अपने पास स्टोर करनी चाहिए। हम अपना पटना यूनिवर्सिटी से मैं ये इकोनॉमिक्स इस पेपर में किया, तो हम पढ़े थे एच.एल. आहूजा की किताब, यहाँ नहीं है, भारतीय भवन की किताब है। वो किताब ये बड़ी है, ये मोटी किताब है, उसके हिंदी इंग्लिश एडिशन दोनों थी। तो कुछ किताबों का संग्रह कीजिए, है ना, बुक्स लवर बनिए, क्योंकि गुड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। अच्छी किताबें हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं। तो आप एक मिनी लाइब्रेरी बनाइए। तो इतनी बात तो हो गई। अब जो जो पढ़ाएं भूल जाइए, एक आध गो और बात समझा देते हैं, फिर अगले क्लास में समझाएंगे। माने पूरा फ्रेम क्लियर हो गया ना, क्या पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में। इसके इर्द गिर्द ही टोटल बातें आएंगी, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। तो देखिए, आपको एक चीज समझा दें। हर कोई को चाहिए यहाँ पर दर्पण रखने के लिए, वो कंघी उंगी, थोड़ा क्रीम उरीम। क्लास खत्म, इधर हो गया, तुम लोग दिख रहे हो, इधर ही खड़े हो गए, फिर सामने आएंगे। क्यों महासभा? देख, अब एक चीज सिखाते हैं जिसका यूज हम लगातार करेंगे अपनी बातों को समझाने के लिए। मिस्टर मिश्रा जी, ये लाइन छोटी है या बड़ी? छोटा है। छोटा नहीं, छोटी बोलो। लाइन लाइन स्त्रीलिंग है, हाँ, है कि नहीं? छोटी है। तुम बताओ फीस? छोटा है। फिर बोला छोटा है, छोटी है। श्रेया बोलेगी कंपेयर किससे करो? विदाउट कंपेरिजन यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दिस लाइन सेगमेंट इज स्मॉलर और लार्जर, है ना। इसके तुलना में अगर कहोगे छोटी है, तो एक इससे छोटी लाइन खींच दिया तो ये हो जाएगी बड़ी लाइन। और किसी ने कह दिया कि बड़ी है, तो इससे बड़ी लाइन खींच दिया तो छोटी हो गई। यानी किसी भी वैल्यूज को हमको कंपेरिजन करना होगा, बिना कंपेरिजन का हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कम से कम हमें 2 ऑब्जेक्ट लेके चलना होगा, हमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट लेकर चलना होगा, यानी 2 वेरिएबल्स लेकर चलना होगा। मान लेते हैं एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। x और y, रोटी और पत्ता गोभी का सब्जी, 2 वेरिएबल्स हुआ ना। पहले कौन खत्म होगा, रोटी की सब्जी? दोनों 1:1 का संबंध होगा। उधर टुकड़ा तोड़ेंगे, इधर समेटेंगे, इधर, है ना, मन चोखा हो जाएगा। तो देखो, x और y को हम यहाँ क्या कहेंगे? ये क्या है? वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स कितने तरह के होंगे? वेरिएबल्स कितने तरह के होंगे बोलिए? बहुत आसान सी चीज है। वेरिएबल्स होंगे कौन सा वेरिएबल्स? एक होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और एक
डिपेंडेंट होंगे। बस में आ रहे हैं। डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। दो वेरिएबल्स लेते हैं एक्स एंड वाई, क्योंकि लगातार आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप डिमांड को डिस्कस करेंगे तो डिमांड के साथ प्राइस को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये हमें जानना होगा कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। या तो हम पहले से अपने आप से डिसाइड कर लें कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, या सवाल दिया हुआ है उससे डिसाइड हो जाए कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट को x लिखते हैं और डिपेंडेंट को y लिखते हैं। समझ आ रहे हैं। और इन दोनों के बीच में एक हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। दोनों अलग अलग है ना, हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि रिलेशन होगा तभी ना दोनों को हम पढ़ेंगे। रोटी पत्ता गोभी का सब्जी, लेकिन पत्ता गोभी इनके घर में बन रहा है, रोटी आपके घर में बन रहा है, तो रिलेशन कहाँ से होगा? नहीं होगा। रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए, एक दूसरे के अनुसार बिहेव करनी चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा। नहीं तो रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन होने के लिए क्या होनी चाहिए? इंटरैक्शन होनी चाहिए। समझ में आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ये रिलेशन को हम किस नाम से जानेंगे? फंक्शनल रिलेशन, है ना। अरे ठीक है, ये लिख देते हैं। और कुछ फंक्शनल रिलेशन। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इस रिलेशन का क्या नाम देते हैं? फंक्शनल, है ना। फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमारा डिपेंडेंट कौन है मिस्टर रुपेश? हाँ, तो जो डिपेंडेंट होगा उसको लेफ्ट में रखेंगे और इक्वल टू देंगे, और इस फंक्शन के लिए f लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में x लिख देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। गलत पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का एक फंक्शन है। बस समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, अगर ये कोई भी कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ देखिए ये फॉर्मेट, तो मतलब है कि जो ब्रैकेट में है राइट साइड में वो इंडिपेंडेंट है, और ये जो है वो डिपेंडेंट है। जैसे आप अगर लिखें y इक्वल 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक y है ex है, टू वेरिएबल्स मॉडल है, दो वेरिएबल्स हैं y और x। अगर x का वैल्यू 1 है या 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर ये वाला बनाएं, आप लोग बनाए होंगे अपने समय में, यहाँ पर x लिखें, यहाँ y लिखते हैं। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y इसके अनुसार बिहेव करेगा ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। y अगर 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और y अगर 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। y अगर -2 रखें कितना हो जाएगा? अरे -2 का होल स्क्वायर +4, नहीं समझ बात आ रही है? +4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उल्टा लिखा जाएगा यस मिश्रा जी, उल्टा भी लिखा गया। चल हाथ से भी लिख देते हैं। अब y इक्वल टू अगर 3 होगा, बोल मिश्रा कितना होगा?
अरे यहाँ 3 रखेगा तो 3 पर पावर 2 कितना, 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 27। किससे पूछा था, मिस्टर रुपेश? हाफ पैंट में तो आता है। चल ठीक है, तो ये हो गई बातें, यानी y का जो रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये हम अपने मर्जी से रख रहे हैं। तो जो यूजर अपने मर्जी से रखे वो इंडिपेंडेंट, उसके अनुसार जो रिजल्ट आ रहा हो डिपेंडेंट। तो जब भी कुछ भी दिया हुआ हो एक से अधिक वेरिएबल्स तो इक्वल के आसपास दिया रहेगा। तो जिसको हम लेफ्ट में रख दिया, हम x को भी लेफ्ट में रख सकते हैं। अगर हम इसको x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे कि आपके पास होगा y इक्वल टू 3x²। तो 3 को इधर लिया तो y कितना हो जाएगा 3, इधर क्या रह जाएगा x², इसलिए रूट अंडर y/3 इक्वल टू x। अब डिपेंडेंट कौन हुआ, x। डिपेंडेंट अब कौन हो जाएगा, यहाँ डिपेंडेंट अब x हो जाएगा। अब y का वैल्यू हम रख कर रिजल्ट देखेंगे। तो ये कोई जोड़ी नहीं कि हमेशा हमें ये देखना है कि हम किसको डिपेंडेंट रखें और किसको इनडिपेंडेंट रखें। या तो गिवन होगा या तो हम अपने जो स्टडी करें, जो कि हमने डेटा में कहा है, सर्वे कर रहे हैं, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हमको देखना है कि कौन डिपेंडेंट होगा कौन इंडिपेंडेंट होगा। एक ही एक ऐसी चीज़ है इस संसार में जो इंडिपेंडेंट है, बाकी हर चीज़ डिपेंडेंट है, हर चीज़ रिलेटिव है। वो कौन सा चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है? टाइम। टाइम हमेशा एब्सोल्यूट है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। टाइम हमेशा अपने गति से चलता चला जाता। तो टाइम इज यूनिवर्सली एज्यूम्ड एज एब्सोल्यूट। ऑलवेज, वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करता। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज। जैसे आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कम पैसा उठता बढ़ता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, विथ टाइम आपका वो इंक्रीज करता है, कैपिटल गेंस होते हैं। 10 रुपये जमा किए तो 5 वर्ष के बाद वो 11 रुपया हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वो इन्वेस्टमेंट किसके आधार पर हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो आपके इनकम के आधार पर हुआ कि आप कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो इनकम होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन कितना इंक्रीज करेगा, एक्युमुलेट होगा, ये डिपेंड्स अपॉन टाइम। और समझ में आ रहे हैं? तो इस प्रकार जो है ये सब चीज़ों का हम आने वाला क्लासेस में इकोनॉमिक्स में यूज करते जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? अब छोड़ देते हैं, एक आध कुछ छोटी छोटी बात समझा दें। क्यों फीस ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ऐसा ही केवल जिससे क्या हुआ कि अगले क्लास में हम आगे बढ़ सकें। तो अगले क्लास में हम लोग 2 ढंग से चलेंगे। या तो हम आपको कार्डिनल को लेके चलेंगे या तो हम ऑर्डिनल को लेके चलेंगे। तो हमारे ख्याल से मार्शल को समझे होंगे, हिग्स को पहले लेके चलेंगे, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस एराइज होंगे हिग्स से, है ना। हिग्स आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, मार्शल भी देते हैं, क्योंकि हिग्स में जब ये अप्रोच लेकर आते हैं हिग्स का, तो इसमें 2 अलग अलग अंदर जाने पर, हिग्स के अंदर जाने पर 2 अलग अलग टेक्निक्स आता है। एक को कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट्स और एक को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व या इक्यू यूटिलिटी कर्व या आईसी यूटिलिटी कर्व। तो उस दोनों की मदद में कई बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस एराइज होते हैं। फिर उन दोनों को यूज करके, दोनों टूल्स को यूज करके, बजट कंस्ट्रेंट एंड इंडिफरेंस करके यूज करके हिग्स ने जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को समझाया है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल?
कार्डिनल एंड ऑर्डिनल में क्या अंतर है? दोनों नंबर है। आप पढ़े होंगे कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर, नंबर ही है, समझ रहे हो? नहीं, छोड़ेंगे नहीं रोटी और तुम्हारा वो क्या बोलते हैं पत्ता गोभी का सब्जी। सर अभी चलेंगे अभी चलेंगे, हाँ बिल्कुल, रुक अब समेटी लेते हैं। तो देख, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मीन्स, बोलो बोलो, आदेश, आज्ञा, कमांड, है ना? यानी इंपरेटिव वर्ड है, इंपरेटिव वर्ड है ना ऑर्डर। इंपरेटिव में रिक्वेस्ट भी हो जाता है, ऑर्डर भी होता है, कमांड भी होता है। और ऑर्डर मतलब कहता है ना, पुट ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, एक क्रम में रखना, एक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डिनल हो गया। तो जैसे 1 2 3 जो काउंटिंग का नंबर है उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 100 ये सभी क्या है? कार्डिनल नंबर। लेकिन रह गया 3rd 9th, जैसे 9 और 9th में अंतर है। 9 मतलब टोटल नंबर इज 9, collection of items is 9, counting of total items is 9, but 9th मतलब in all sequence at the position of that positioning at the 9th position you are indicating about that. That is the main difference कि मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच लिया और हिग्स ने ऑर्डिनल लिया। क्यों लिया? एक तो हुआ कि हिग्स को भी अपना नाम कमाना था कि हम इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे। पूरी किताब पढ़ेगी ना, कोई भी किताब, इकोनॉमिक्स या कोई भी, तो पहले ने कोई कुछ कहा, वो कुछ नहीं करेगा, उसका सब बात को ले लेगा, एक बात को कहेगा कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, और उस पर लेकर वो थेसिस बना दिया, थेसिस बना दिया, वो प्रूव्ड हो गया, वो किताब में आके इंक्लूड हो गया। पहले मार्शल को पढ़ा देगा, फिर कहेगा मार्शल के सिद्धांत में ये दोष था, उसने कह दिया कि यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन, आप कहते हैं कि आपको रोटी चाहिए क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ये तो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। एक रोटी खाने से, इनके यहाँ 5 रोटी खाने से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? हाउ कैन आई डिस्क्लोज इट? है ना, कि अगर मान लिया कि आपने सेव खाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सेव से कितनी सेटिस्फैक्शन मिला? मार्शल कहता है कि आप काउंट करके बता सकते हो कि मेरे 10 के बराबर संतुष्टि मिला। हिग्स कहता है कि अरे आत्मा, आप कैसे कर सकते हो? तो साइकोलॉजिकल आइडिया है, वही से उसे इनको कुछ और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मार्शल जवाब देता है, मिस्टर हिग्स, वेरी सिंपल, व्हाट इज यू रेडी टू पे इज द measurement of your satisfaction. If you are ready to pay for this pen ₹10, therefore 10 is the figurative word and cardinal number, therefore your satisfaction level for getting the pen is 10. और हिग्स कहता है कि नहीं, आप ये कह सकते हैं कि उससे ये ज़्यादा बने तो अच्छा है ना, या इससे वो ज़्यादा बेहतर है, इसे कम सेटिस्फैक्शन मिला, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। आप ऑर्डर कर सकते हैं कि पहला सेव खाने से हमको मैंने मीठा नहीं था, इससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं मिला, दूसरा उससे बढ़िया था, ये कह सकते हैं, अच्छा बुरा, लेकिन नंबर में उसको आप नहीं कह सकते। और अपनी इस बात को इन्होंने, हिग्स ने इस बात को उसको कंट्राडिक्ट करते हुए ये बातें आ गई। ये कहता ना, कोई जाता है मूवी देखने, कहता है कि पैसा वसूल हो गया, मतलब आपने योर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड हो गया,
आप जितना पे किया उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, यानी कि दैट मीन्स योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज पेइंग 100 रुपीज, यानी दैट इज द 100। समझा रहे हैं? तो वो इस आधार पर लेकर आते हैं, कौन? मार्शल। और यहां से वो थ्योरी लेकर आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। पूरे इकोनॉमिक्स में आपको 3 चीज पढ़नी है। कौन कौन सा चीज? जो भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं वही चीज उसमें ही पढ़ना है। कौन कौन? आपको पढ़ना है टोटल, और क्या पढ़ना है? टोटल से क्या निकालती हैं? एवरेज और मार्जिनल। अगर आपको यूटिलिटी है तो यू जोड़ दीजिए, क्या पढ़िएगा? टोटल यूटिलिटी। प्रोडक्शन पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ना है, खत्म हो गया इकोनॉमिक्स, है ना स्टैटिस्टिक्स। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से पिरोया हुआ है, उस सभी को अगर इंटरैक्ट कर दोगे, आपस में जोड़ दोगे तो बड़ा आनंद आएगा। कोई अलग से कोई चीजें लेकर नहीं आ रहा है। इस प्रकार ही आपका सिलेबस कंपोजिशन की जाती है कि एक सिलेबस दूसरे एक जो सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट से मैच करता है। उसकी आइडिया वहाँ पर स्टोर कीजिए, उस आइडिया को रिकॉल कीजिए, उसके अनुसार बनाइए। इसमें भी कहता है एवरेज जैसे निकालते हैं स्टेट में सीख रहे हैं वही तो तरीका है ना। बताओ कि एवरेज के बारे में बताया कितना झूठ है। उसने 0 रुपया, इसने 5 रुपया, इसने 85 रुपया, सबने 30 रुपया, उसके बावजूद यूज है। तो हम लोग अगर इन तीनों टर्म को यूज कर लेंगे तो चाहे वो कॉस्ट की बात कहे उसको डिफाइन कर लेंगे, एवरेज कॉस्ट कहे तो उसे डिफाइन कर लेंगे, जैसे एवरेज यूटिलिटी का किया था। ये कंजम्पशन सेक्टर में है तो कॉस्ट सेक्टर में है। एवरेज प्रोडक्शन सेक्टर में चलेगी। आई बात समझ में? क्लियर हो रहे हैं बातें, है ना। तो इस तरीका से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ गई कि यही 3 को तो पढ़ना है, क्योंकि प्रोडक्ट को आपको पढ़ना है यूटिलिटी, तो 3 तरह की यूटिलिटी होगी। प्रोडक्शन, 3 तरह का प्रोडक्शन होगा। कॉस्ट, फिर आगे कॉस्ट है, कॉस्ट पे कुछ और आ जाएगा। अब एवरेज इसी में तोड़ के कुछ और आ जाएगा, वो तो बात की अलग है, लेकिन ये 3 बातें हैं। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन आइडिया क्लियर हुआ? कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू मिला कि सब ओल्डे रह गया? कुछ कि नहीं? अच्छा, इस बार कुछ और अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तुम लोग को समझ में आया नफीस? नहीं, जैसे जैसे हम लिखा है ना वैसे वैसे कॉपी पर खाली लिख लेना। दोबारा कभी भी देखेगी ना तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीजें आपको बोलने लगेगी। तो मिस्टर, आज का डेट और टाइम नोट कर ले, 3:33 नवंबर है। बाकी था कि रहा तो तुमसे रोटी संख्या बढ़ती जाएगी। अरे नफीस, नफीस की बने